नमस्कार दोस्तों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान की भूगोल की सीरीज चल रही है और इसमें अपने 3 क्लासें लग चुकी है और चौथी क्लास ये आपके सामने है। और अपना जो सिलेबस चल रहा था वो चल रहा है अपना राजस्थान भूगोल का, जो अपने प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे। प्रादेशिक भूगोल मतलब भौतिक जो प्रदेश हैं उनके बारे में अपने डिस्कशन कर रहे थे। और इससे पहले अपने यानी जो रेगिस्तानी है या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके बारे में अपने बात कर ली थी। और ये पूरा जो मरुस्थलीय प्रदेश है बेसिक से करते हुए मरुस्थलीय प्रदेश में आए थे। और उसके बाद में अब अपने चलते हैं अरावली प्रदेश में। तो अरावली की बहुत इंपॉर्टेंट चोटियों के बारे में और कुछ यानी जो पर्वत है श्रेणी है उनके बारे में पूछे जाएंगे। तो बहुत से प्रश्न ऐसे यहाँ से बनते हैं। ऐसे में अरावली प्रदेश को अपने 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 भागों में एक तो है इसमें उत्तरी अरावली। कौन सी है? उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली। और दूसरी इसमें है मध्य अरावली। और तीसरी इसमें इसको डिवाइड करेंगे दक्षिणी अरावली में। किसमें? दक्षिणी अरावली में। तो उत्तरी अरावली की बात करें तो इसमें बैराठ की पहाड़ियां आती हैं। ठीक है, इसमें खंडेला की पहाड़ियां भी आती है सीकर में जो है। बैराठ की वो जो जयपुर में है। और कंकनवाड़ी पठार जो आता है ये अलवर के आसपास है। और उदयनाथ की पहाड़ियां ये भी अलवर में आती है। ये उत्तरी अरावली में पड़ता है। किस में पड़ता है? ये उत्तरी अरावली में पड़ता है। उसके बाद में अपने बांटेंगे मध्य भारत में। जो मध्य भारत में कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। परंतु इसमें मेरवाड़ा की जो पर्वत श्रेणी है वो आएगी। टोटगढ़ मराई जी ये आएगी इसमें चोटी या फिर पहाड़ी। और नाग पहाड़ इसमें आएंगे। और यहाँ पर तारागढ़ की चोटी है, इसके बारे में भी अपने बात करेंगे। और फिर दक्षिणी अरावली है, इसमें अपने 2 भागों में बांट सकते हैं इसको। कितने भागों में बांट सकते हैं इसको? 2 भागों में बांट सकते हैं, आबू खंड के रूप में और मेवाड़ खंड के रूप में या मेवाड़ अरावली के रूप में। तो इसको यानी दक्षिणी अरावली इसको 2 भागों में बांट दिया, आबू खंड और मेवाड़ के रूप में। आबू खंड है, इसको अपने क्या मानेंगे? इसको अपने बांटेंगे किसकी कौन कौन सी शब्दावली इसमें आती है देखने को। उड़िया का पठार अपने को पढ़ना पड़ेगा इसमें। बैथोलित पठार है ये भी अपने को पढ़ना पड़ेगा इसमें। और गुरु शिखर के बारे में बात करेंगे। और फिर भाखर के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ अरावली है, इसमें अपने बात करेंगे पठार कौन कौन से। एक तो भोराट का पठार, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भोमट का पठार है, लसाड़िया का पठार है, ऊपर माल का पठार है, मेसा का पठार है। इसके बारे में बात करते हुए पूरी शब्दावली इनकी पढ़ेंगे। और पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? देसरों की पहाड़ियाँ हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, मानगढ़ पहाड़ियाँ हैं, कुकरा की पहाड़ियाँ हैं। इन सभी के बारे में पूरा ये एक चार्ट बना करके आपको बताया गया कि इतना इतना कुछ इसमें अरावली प्रदेश में अपने पढ़ने वाले हैं। और अरावली प्रदेश में अगर बात करें तो इसमें यानी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या इसमें 10% है। कितनी है जनसंख्या? 10% है। और इसमें यानी जो भूभाग है वो कितना है? 9.3% शामिल है। 9 पॉइंट यानी राजस्थान का 100 में से 9.3% है जो अरावली रीजन में शामिल है। और जिलों की बात करें तो ये 7 है। और अपडेट इसमें अभी तक कंफर्म नहीं है और अपडेट अभी तक होने वाले हैं जैसे। और अपने अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में यह क्या ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। तो यहाँ जो मुख्यतः जो पुराने वाले जिले हैं उनमें 7 ही शामिल हैं। ठीक है, और नया कुछ अपडेट आएगा तब अपने बात करेंगे। और नई में जब अपने जो अपने हिसाब से बांट रखे हैं उनके हिसाब से आए तो अभी तक पूरा कन्फर्म नहीं हुआ है। जब तक अपने बोर्ड की किताबों में नहीं आ जाता तब तक अपने नहीं मान सकते इसको फुल फ्लेश। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने अरावली प्रदेश के बारे में। अरावली प्रदेश देखो ये पूरे भारत अपने राजस्थान के मानचित्र में यहाँ से लेकर के ये उत्तरी अरावली है। और ये मध्य अरावली है, यहाँ पर ये मध्य अरावली है। और ये वाली उत्तरी अरावली है। और ये वाली इसमें क्या है? दक्षिणी अरावली है। तो इतने ये इस अरावली को ये दक्षिणी यानी जो अरावली है ये दक्षिणी यानी ये देखो दक्षिणी है। और ये है उत्तरी। और ये है पश्चिमी क्षेत्र। और ये है अपने पास पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो पूर्वी। अब देखो अरावली किस रीजन से इंटर कर रही है? इस रीजन से ऐसे जा रही है, ये दक्षिणी पश्चिमी इन दोनों के बीच से जाकर के इसकी दिशा है उत्तरी पूर्वी। उत्तरी और पूर्वी यानी ये दक्षिणी पश्चिमी से जाएगी उत्तरी पूर्वी की ओर जा रही है। ठीक है, और इसको अपने क्या मान लेंगे? उत्तरी। और इसको मान लेंगे मध्य। और इसको मान लेंगे दक्षिणी अरावली। ये राजस्थान में इंटर होकर के यानी राजस्थान से जाती है, ये बाहर निकलती है यहाँ से आगे हरियाणा और उसके बाद में दिल्ली तक ये पहुंचती है। और यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट हो रही है। जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से अगर ये दिल्ली तक बात करें तो ये 692 किलोमीटर है। कितनी है ये? 692 किलोमीटर। अकेले राजस्थान में बात करें तो अकेले राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है। कितनी है? अकेले राजस्थान में ये 550 किलोमीटर में है फैली हुई। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसकी और बात करेंगे अपने।
ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। यानी अरावली जो पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमालाओं में से एक है, प्राचीनतम वल्लित पर्वतमालाओं में से एक है। वलन जो पड़ जाता है, या ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं इसको, फोल्ड माउंटेन। तो ऐसे में फोल्डेड का मतलब जैसे मान लो कहीं ऊंचाई में, कहीं नीचाई में, कहीं ऊंचाई में, ऐसे जो फोल्ड के रूप में जो पहाड़ियाँ होती है उसे अपने बोलते हैं वल्लित पर्वतमाला। तो प्राचीन वल्लित यानी प्राचीनतम वल्लित पर्वतमालाओं में से एक है। अगर भारत में से प्राचीन पर्वत पूछ लिया जाए तो अपने अरावली जो है ये सबसे पहले अपने काउंट होती है। अरावली जो है भारत की सबसे, भारत में भी सबसे प्राचीन है, और बाकी जो पूरे विश्व में प्राचीन पर्वतमाला है उनमें काउंट होती है अरावली पर्वतमाला। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमालाएं, अवशिष्ट यानी वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। इसका मतलब ये है कि रेसिड्यूअल माउंटेन के रूप में है, यानी इसका मतलब अवशिष्ट। अभी ये कटी फटी या थोड़ी, यानी ये काफ़ी ऊंचाई पर होती थी, परंतु अब ये धीरे धीरे क्या हो गई, डैमेज हो गई है। यानी हवा की वजह से, तापमान की वजह से और वायुदाब की वजह से, ऐसे करते करते ये धीरे धीरे अभी ये क्या हो रही है, यानी अपने आप में ये क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसमें अवशिष्ट प्रकार के बचे हैं सिर्फ, और इसमें यानी उसकी ऊंचाई कम होने की वजह से धीरे धीरे ये कम हो रही है, इसलिए अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में ये अपने वर्तमान में इस कंडीशन में है। यह खेड़ बर्मा से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? खेड़ बर्मा, यानी खेड़ बर्मा पालनपुर से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से हो रही है? खेड़ बर्मा पालनपुर से, गुजरात से स्टार्ट होती है, और राजस्थान से होते हुए ये हरियाणा जाती है, और उसके बाद में दिल्ली तक जाती है। ठीक है, दिल्ली की रायसीना पहाड़ियाँ, जो रायसीना पहाड़ी है उस पर संसद जो है स्थित है, और ये रायसीना पहाड़ी जो इसी का ही अंश है। किसका है? ये अपने अरावली पर्वतमाला का ही अंश है। उत्पत्ति के बारे में बात करें तो उत्पत्ति यानी प्री कैम्ब्रियन युग से मानी जाती है। कौन से युग से मानी जाती है? प्री कैम्ब्रियन युग से मानी जाती है। में कैलोडियन पर्वतमाला से मानते हैं इसकी उत्पत्ति। कैलोडियन पर्वतमाला के इससे क्या है, इसको अरावली की उत्पत्ति मानते हैं। विस्तार इसका अगर बात करें तो ये 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कितनी मानी गई है? राजस्थान में इसकी अगर मान लो पैमाइश की जाए तो 550 ही आती है। लगभग 80%, यानी 80% तक कितनी कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, यानी औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर। कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर है, कहीं कम पर है, और ऐसे करके और टोटल अगर औसत निकाली जाए तो इसकी अरावली की तो 930 मीटर ऊंचाई इसकी निकलती है, औसत ऊंचाई। अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी इसकी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। 1722 और कहीं 1700 मतलब कहीं 1725 भी आती है, कहीं 1722 है। अपने को ये मान के चलना है, क्योंकि ऑथेंटिक किताबों में 1722 मीटर ही दे रखी है। तो 1722 मीटर इतनी आपको ध्यान में रखनी है। तो ओवरव्यू के रूप में अपने अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में देखा, खेड़ बर्मा से स्टार्ट और ये दिल्ली तक जाती है। 550 किलोमीटर राजस्थान में है, और टोटल लंबाई इसकी 692 है। औसत ऊंचाई इसकी 930 है। प्राचीन वल्लित पर्वतमालाओं में ये शामिल है। इतनी बात अपने अरावली के बारे में यहाँ पर कर ली है। अरावली को अगर मान लो कि दिशा के रूप में इसको बांटा जाए, देखा जाए तो राजस्थान में इस दिशा से ये यानी स्टार्ट होती है, राजस्थान में इस दिशा से एंटर करती है। ठीक है, सिरोही वाले क्षेत्र से एंटर करती है, और ये पालनपुर से स्टार्ट हो रही है। पालनपुर गुजरात से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर के ये मान लो कि ये पालनपुर है, ये क्या है यहाँ पर? पालनपुर है। और यहाँ से स्टार्ट होकर के ये संसद यानी रायसीना पहाड़ी है, यहाँ पर संसद मान लो। ठीक है, और यहाँ तक ये जा रही है, ये पहाड़ियों के अंश है मान लो। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर दूर है ये? यानी यहाँ से लेकर के पालनपुर यानी संसद, जो संसद से कितने किलोमीटर दूर है, या कह सकते हैं इसको 692 किलोमीटर है। कितने हैं? 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में, ओनली राजस्थान में ये देखो एंटर करती है यहाँ से राजस्थान में, और यहाँ तक ये राजस्थान में है। तो बताइए राजस्थान में कितने किलोमीटर है? ये राजस्थान में लगभग यानी 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर है। अगर बात करें अपने दक्षिणी, यानी ये है उत्तरी अरावली, और ये मध्य अरावली, और ये अपने पास है दक्षिणी अरावली। अगर मान लो अपने बात करें कि उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो उत्तरी अरावली में दौसा है, अलवर है, जयपुर है, और झुंझुनू का कुछ क्षेत्र इसमें भी आता है। तो ऐसे में यानी उत्तरी अरावली में पूर्णतः जो जिले हैं वो दौसा, अलवर और जयपुर, और जयपुर अब 2 जिले बन गए हैं तो वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने बात करें मध्य अरावली की,
तो मध्य अरावली में अपने आता है अजमेर, ये मध्य अरावली में पूरी यानी अजमेर, और यहाँ पर जो है इसकी पहाड़ियों की ऊंचाई है वो कम होती जा रही है, इधर से ज़्यादा ऊंची है, उसके बाद में फिर ये कम हो गई और उसके बाद में फिर ज़्यादा हो गई। यहाँ पर रघुनाथगढ़ है जो इससे बड़ी मतलब पर्वत श्रेणी के रूप में यहाँ पर नज़र आता है अपने को, और ये आता है 1055 मीटर पर, 1055 मीटर ऊंची है ये रघुनाथगढ़ की चोटी। और ये अपने उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो है मारायजी या फिर टाटगढ़, मारायजी या फिर टाटगढ़। तो ऐसे में अपने बात करें ये मारायजी या फिर टाटगढ़, ये आती है अपने पास 934 मीटर। कितनी आती है? 934 मीटर। एक मिनट भाई थोड़ा रुकना। चलो चलते हैं आगे। फिर अपने बात मध्य अरावली की आगे बात, उसके बाद में अपने बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। तो दक्षिणी अरावली में सिरोही और उदयपुर और राजसमंद इसमें शामिल है। इसकी सर्वोच्च चोटी सिरोही में है जो गुरु शिखर यानी 1722 मीटर ऊंची है, गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है, संतों का शिखर, यानी कर्नल जेम्स टोड ने कहा था गुरु शिखर को संतों का शिखर। इसे 1722 मीटर ऊंचाई पर है ये, और ये पालनपुर से स्टार्ट और दिल्ली तक जाती है, और ये 692 और 550, और मध्य अरावली अजमेर में, और कम ऊंचाई पर इसकी जो मध्य अरावली की चोटी है वो सर्वोच्च चोटी है 934 मीटर ऊंची, मारायजी टोडगढ़ इसको बोलते हैं, मारायजी टोडगढ़। और यहाँ पर रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी जो अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी है 1055 मीटर ऊंची है, और यहाँ पर ये 1722 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर अरावली का महत्व के बारे में बात करें तो ये रेगिस्तान मार्च का नियंत्रण करती है। रेगिस्तान मार्च यानी रेगिस्तान मार्च का मतलब है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। जब रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है तो ये रोकने का काम करती है, तो रोकने का काम करती है इसका मतलब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी ऊंची ऊंची चोटियों की वजह से ये रेगिस्तान के जो बालू रेत है नहीं जा पाती है। ऐसी कंडीशन में ये क्या है कि रोकने का काम करती है, जल विभाजक का काम करती है, क्योंकि यहाँ से ये समानांतर है। ये राजस्थान में अगर मान लो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून इंटर करता है तो ये इंटर करते ही इसको पहले बांट देता है ऐसे ही, यानी इसके समानांतर मानसून के समानांतर होने की वजह से ये इसकी जो बरसात है इसको इधर यानी आर्द्र पवने हैं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की इधर नहीं आने देता है, इसको इधर ही रखता है। क्योंकि इसीलिए तो इस भारत में यानी इस राजस्थान में क्या होता है कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बारिश हो पाती है, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला है इसके समानांतर है, किसके? मानसून के समानांतर है। मानसून के समानांतर होने की वजह से इस मानसून को क्या कर देती है, आगे की ओर धकेल देती है, या फिर इसको रोकने का काम नहीं करती है। तो रोकने का काम नहीं करेगी तो मानसून यहाँ पर रुकेगा नहीं, और आर्द्र पवने यहाँ पर रुकेगी नहीं, तो फिर क्या हो जाएगी, बरसात यहाँ पर नहीं हो पाएगी, इतनी ज़्यादा बरसात नहीं हो पाएगी। आगे जाकर के ये हिमालय से टकराएगी आर्द्र पवने, और वहां जाकर के खूब सारी बारिश करेगी। अगर मान लो ये अरावली पर्वतमाला अगर यहाँ न होकर के ऐसे होती तो खूब सारी बारिश होती यहाँ पर, यानी आज ये जितने भी राजस्थान के टिब्बे हैं वो सारे हरे भरे होते। और ऐसी कंडीशन में यहाँ तक इधर ये शुष्क एरिया इसी वजह से है क्योंकि अरावली इसके समानांतर है। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल जो है वो अरावली माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, यहाँ से होता है। धात्विक खनिजों से संपन्न है ये, वन्य जीव और जैव विविधता से संपन्न भी है, और बंगाल की खाड़ी के मानसून वर्षा में सहायक है। बंगाल की खाड़ी के यानी मानसूनी वर्षा जो होती है, बंगाल की खाड़ी से मानसूनी जो वर्षा होती है वो इधर आएगी उत्तरी पश्चिमी मानसून बन करके, और जब ये एक बंगाल की खाड़ी से जो अपने विभाजन होकर के यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसका विभाजन हो जाता है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है और एक इधर से जाता है। और ऐसे में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसका जो कुछ जो अंश होता है वो इधर आता है, और इस तरफ आने से ये आगे क्या कर लेती है, ये आगे अवरोध का काम करती है, अवरोध का काम करती है। तो फिर ये क्या होता है, यहाँ पर यानी राजस्थान का जो ये एरिया है, कौन सा, पूर्वी मैदान वाला और आड़ूती के पठार वाला, ये क्षेत्र है खूब बारिश प्राप्त करता है इस वजह से, यानी अवरोध के रूप में है ये। और इधर से तो ये समानांतर चला जाएगा, और इधर से ये बंगाल की खाड़ी से अपने इधर मानसून आएगा तो उसको रोकने का काम करेगा। इसलिए राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किससे होती है, राजस्थान में सर्वाधिक जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, क्योंकि यहाँ पर ये अवरोध के रूप में अरावली पर्वतमाला इसके सामने है। और वैसे तो इंटर जो पहले करता है वो तो
दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही करेगा, पहले एंटर करेगा, परंतु ज़्यादा बारिश नहीं कर पाता है ये। इस वजह से ये नहीं, समानांतर वजह से ये आगे चला जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है वो आता है, तब ये अवरोध का काम करती है, इसलिए ज़्यादा बारिश मिल पाती है राजस्थान के इस भाग को, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को फिर भी नहीं मिलती है। तो आगे चलते हैं। अरावली के प्रमुख दर्रों की बात करें या नाल या पासेज की बात करें तो दो पर्वतों के मध्य नीचा या तंग रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है, नाल कहलाता है या फिर दर्रा कहलाता है। सूरा घाट की बात करते हैं, ये शिवपुरी घाट या सूरा घाट अजमेर में है। ये ब्यावर से अजमेर का रास्ता है, ये यानी NH 48 है, ये ब्यावर से अजमेर का रास्ता है, ब्यावर से अजमेर। वैसे तो यानी अजमेर में ही ब्यावर है, तो वहां पर दूर है काफी, और इससे यानी ब्यावर से अजमेर का रास्ता है वो किस घाट से होता है? सूरा घाट से या शिवपुरी घाट से होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं बर दर्रा की। किसकी? बर दर्रा है वो ये पाली से ब्यावर, यानी पाली से लेकर के ब्यावर का रास्ता है, ये NH 125 पाली जिला है, इसमें है बर दर्रा। कौन सा है? बर दर्रा। उसके बाद में आता है कमली घाट या फिर कामली घाट, ये राजस्थान में जिले में अपने राजसमंद जिले में है। किसमें? राजस्थान के राजसमंद जिले में। ये ब्यावर से गोमती, गोमती है अपने राजसमंद जिले में के मध्य में रास्ता, यानी NH 48 पर ये स्थित है, ये कामली घाट। यानी ये ब्यावर से गोमती, ब्यावर से अजमेर जाते हैं तब अपने कौन सा आता है? ब्यावर से अजमेर सूरा घाट और शिवपुरी घाट। और अगर मान लो कि ब्यावर से किस में जाना है? गोमती की तरफ जाना है, यानी राजसमंद के जो मध्य है वो है कमली घाट। कौन सा है? कमली घाट। इसके बाद अगर बात करें आमेट से मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन यानी आमेट राजसमंद में है और मारवाड़ जंक्शन ये पाली में है। ये मध्य रेल मार्ग है ना, वो भी क्या कहलाता है? कामली घाट कहलाता है। यहीं से यानी ब्यावर से गोमती जाते समय इसके मध्य का रास्ता है वो भी NH 48 वाला रास्ता, ये भी कमली घाट के रूप में ये दर्रा है। ठीक है, और इसके बाद अपने आमेट और मारवाड़ जंक्शन जो है ना पाली में, उसके मध्य रेल मार्ग है ना, वो भी क्या है? कमली घाट से होकर जाता है। फिर गोरम घाट की बात करें तो गोरम घाट यानी गोरम घाट से आमेट, यानी गोरम घाट से लेकर के आमेट। आमेट कहाँ पर है? राजसमंद में आमेट। तो ये जो मारवाड़ जंक्शन है ना, ये भी पाली के मध्य रेल मार्ग गुजरता है, ये गोरम घाट से भी गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? ये गोरम घाट से। कहाँ से? गोरम घाट से आमेट। अगर बात करें तो गोरम घाट से आमेट और ये यानी यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन पाली के मध्य रेल मार्ग जो गुजरता है वो क्या है? ये गोरम घाट से। ठीक है, उसके बाद में सोमेश्वर की नाल है, वो कहाँ पर है? पाली में सोमेश्वर की नाल। ये कुछ एक पासेज यानी दर्रे हैं, याद रखना आप। यानी सूरा घाट, शिवपुरी घाट ये अजमेर में है, बर दर्रा ये भी है अजमेर में है, और कामली घाट ये राजसमंद में है, और गोरम घाट ये कहाँ पर है? राजसमंद में है। ठीक है, और सोमेश्वर घाट ये पाली में है। इतना याद रखोगे। उसके बाद में थोड़ा सा ये मैप दे रखा है ब्यावर, और ब्यावर से ये क्या है? मारवाड़ जंक्शन है, और ये पाली है, और ब्यावर से अब अपने को जाना है पाली। ये जो है अपने अरावली पर्वतमाला के कुछ अंश है यहाँ पर, और ऐसे में गोरम घाट दे रखा है, ये देखो गोरम घाट और ये कामली घाट, दोनों के दोनों यानी मारवाड़ जंक्शन आमेट को मारवाड़ जंक्शन से मिला रहे हैं। और यहाँ पर बर दर्रा है, और ये क्या है? बर दर्रा। जब अपने ब्यावर से अजमेर जाते हैं तब ये बर दर्रे से गुजरना पड़ता है। उसके बाद में अपने देसूरी की नाल है यहाँ पर, और यहाँ पर आवल बावल की संधि है। आवल बावल की संधि होने से मारवाड़ और मेवाड़ का विभाजन किया गया था। और इसमें सोमेश्वर और यहाँ पर यानी झीलवा की नाल है, यहाँ पर क्या है? झीलवा की नाल है, और यहाँ जो है ये सोमेश्वर और देसूरी नाल के मध्य यानी जो आपस में दर्रा मिक्स करते हैं। और ये अपने बात है यानी राजसमंद, इधर वाला जिला जो है सोमेश्वर किस तरफ है? राजसमंद की तरफ, ये देसूरी की नाल और इधर ये। उसके बाद में पिंडवाड़ा जो है सिरोही में, पिंडवाड़ा स्थान ये हाथी दर्रे से होकर गुजरता है। कौन से दर्रे से? यानी ये जो रास्ता है ये हाथी दर्रे से होकर गुजरता है। ये जाएगा कहाँ पर? उदयपुर में जाएगा। उदयपुर में, उदयपुर के चारों ओर गिरवा की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? गिरवा की पहाड़ियां, ये चारों ओर फैली हुई है। ऐसे उदयपुर में ये चारों ओर फैली हुई है गिरवा की पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ पर देवारी की नाल भी है, यानी चित्तौड़गढ़ से जाएंगे अपने उदयपुर तो किस से होकर जाएंगे? देवारी की नाल से होकर जाना पड़ेगा। अगर अपने को जयसमंद से यानी जयसमंद झील है उससे उदयपुर शहर की तरफ जाएंगे तो अपने को केवड़ा की नाल से होकर गुजरना पड़ेगा। कौन सी नाल से होकर गुजरना पड़ेगा? केवड़ा की नाल से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर अपने को उदयपुर से झाड़ोल जाते हुए आगे कोटड़ा में जाना है तो अपने को फुलवारी की नाल से गुजरना पड़ेगा।
तो फुलवारी की नाल है, ये अपने ऐसे कर देते हैं इसको, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दर्रे के रूप में, इसे बोलते हैं फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल और देबारी की नाल। तो ऐसे में ये सारे उदयपुर के आसपास रीजन है, ये गिरवा की पहाड़ियों में स्थित है। हाथी दर्रा भी कहाँ पर है? उदयपुर में ही है। ठीक है, ये हाथी दर्रा किससे जोड़ता है? पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ये पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ता है। तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। और आगे चलते हैं अपने। देसूरी की नाल राज्य का सबसे लंबा दर्रा है, ये ध्यान रखना इस बात को। देसूरी की नाल जो है राज्य का सबसे लंबा दर्रा है। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य आंवल बावल की सीमा बनी हुई है, इससे आंवल बावल की सीमा कहते हैं इसको। ध्यान रखना, ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है। आंवल और बावल की जो सीमा है वो कौन से क्षेत्रों के मध्य है? तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाड़ौती या पूर्वी मैदान के मध्य, या मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य, या फिर जांगल प्रदेश, या फिर अपने कह सकते हैं कि इसको मेवाड़ के मध्य। तो ऐसे में यानी ऑप्शन दे करके पूछे जा सकते हैं। तो देसूरी की नाल अपने पास कहाँ पर मिलेगी? पाली में। और ऐसे झीलवा की नाल जो है ये कहाँ है? यानी झीलवा की नाल राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद। राजसमंद से कुंभलगढ़ जाते हैं ना, तब अपने आती है झीलवा की नाल। कौन सी नाल आती है? झीलवा की नाल। फिर अपने बात करते हैं देबारी की नाल। किसकी? देबारी की नाल। तो देबारी की बात की थी, ये उदयपुर से चित्तौड़, ये देखो देबारी की नाल उदयपुर से चित्तौड़ जाएंगे तो कौन सी नाल आएगी? देबारी की नाल आएगी। ठीक है, उदयपुर से चित्तौड़ के मध्य NH अपने 27। हाथी दर्रा है, इसकी भी बात अपने कर चुके हैं। ये उदयपुर से पिंडवाड़ा जाते समय, उदयपुर से पिंडवाड़ा जाते समय। और फुलवारी की नाल की बात अपने कर ही ली, यानी जाडोल से कोटड़ा जाएंगे तो फुलवारी की नाल आएगी मध्य में, यानी इसके मध्य मार्ग को, यानी NH 28 वाला। और महाराणा प्रताप की शरण स्थली रहा है कौन सा? फुलवारी की नाल। और केवड़ा की नाल के बारे में अपने बात कर ली, ये आती है अपने पास है, यानी उदयपुर की तरफ जाते हैं जयसमंद के मध्य, यानी जयसमंद और उदयपुर के मध्य जो स्थित मेल है या फिर जो रास्ता है वो केवड़ा की नाल कहलाता है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और हाथी दर्रा और देबारी की नाल और झीलवा की नाल, ये सब आपको याद करने हैं। यानी इसको राजसमंद से कुंभलगढ़, ठीक है, राजसमंद से कुंभलगढ़, राजसमंद और इसी में कुंभलगढ़ है, तो ये आपस में राजसमंद झीलवा की नाल याद रखो आप। ठीक है, देबारी उदयपुर में है तो उदयपुर से चित्तौड़ जाएंगे। हाथी दर्रा उदयपुर में ही है, यानी उदयपुर में है तो इधर ये पिंडवाड़ा जाएंगे सिरोही में। और फुलवारी की नाल उदयपुर में है तो ये उदयपुर से यानी कोटड़ा, दोनों ही उदयपुर में है, जाडोल और कोटड़ा ये दोनों उदयपुर में है, तो ये जाडोल और कोटड़ा के मध्य मार्ग है। महाराणा प्रताप की शरण स्थली है। केवड़ा की नाल के बारे में, केवड़ा जो उदयपुर से जयसमंद, दोनों ही ये क्या है? उदयपुर, ये भी जयसमंद यानी उदयपुर में ही है, तो इनके मध्य जो है केवड़ा की नाल है। तो इतनी बात आप याद रखोगे। हाँ जी, आगे चलते हैं अपने बैराठ की बात, उत्तरी अरावली की बात करते हैं अपने। ठीक है, ये सारी अपने बात, फिर बात करते हैं उत्तरी अरावली प्रदेश की। अरावली के महत्व के बारे में और व्यू के बारे में थोड़ा सा देख लिया अपने, और उसके बाद में अपने उत्तरी अरावली की बात करेंगे। बैराठ आएगा, इसमें क्या आएगा? बैराठ स्थल। बैराठ कहाँ पर है? जयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? बैराठ की 704 मीटर ऊंची है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है, क्या है? बैराठ वाला क्षेत्र। ठीक है, कौन सी नदी का? बाणगंगा नदी का उद्गम। पांडवों का अज्ञातवास रहा है और बाबरू शिलालेख की प्राप्ति है। ठीक है, बाबरू शिलालेख की प्राप्ति के बारे में यहाँ से, यानी प्राप्ति कहाँ से हुई है? बैराठ से हुई है। और पांडवों का अज्ञातवास के बारे में बात करें तो बैराठ से है। बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष जो मिले हैं बैराठ से मिले हैं। बीजक पहाड़ियां कहाँ पर है? बैराठ में है। और गोल मंदिर कहाँ पर है? बैराठ में। और यहाँ पर कृष्ण मंदिर भी है। तो कितनी बातें बैराठ के बारे में है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, पांडवों के अज्ञातवास स्थली के रूप में है, और बाबरू शिलालेख के रूप में है, और बाणगंगा नदी का उद्गम भी यहीं से है,
और उसके बाद में पांडवों से संबंधित आ गया, और ये सब चीजें, बीजक पहाड़ी भी यहीं से यहीं पर है, और गोल मंदिर भी यहीं है, और कृष्ण मंदिर भी यहीं है। फिर खो की बात आती है। खो एक अलवर की चोटी है, अलवर में उत्तरी अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली कौन सी है? तो रघुनाथगढ़ है। पहली कौन सी है? रघुनाथगढ़, यानी रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां। तो पहले इसमें आ जाएगी रघुनाथगढ़, या रघुनाथगढ़ जो है वो 1055 है। कितना है? 1055 मीटर ऊंचाई पर है। इसमें खंडेला की पहाड़ियां आती है इसके अंतर्गत, यानी हर्ष पर्वत आता है, और यहाँ पर तोरावटी की पहाड़ियां भी आती है, और माल खेत की पहाड़ियां आती है सीकर में। ठीक है, खंडेला, खंडेला कहाँ पर है? सीकर में। तो सीकर में खंडेला, और इसमें क्या आता है? इसमें हर्ष पर्वत आता है, और इसमें तोरावटी की पहाड़ियां भी यहीं आती है, और माल खेत की पहाड़ियां भी कहाँ पर है? सीकर में है। और ऐसे में खंडेला की पहाड़ियां हैं। खंडेला की पहाड़ियां, पहाड़ियों के विस्तार काफी है। इसमें हर्ष पर्वत इसी में आएगा, तोरावटी क्षेत्र की पहाड़ियां जो वो भी इसी में आएगी, माल खेत की पहाड़ियां वो भी इसी में काउंट होगी। और ये खंडेला पहाड़ी है कहाँ पर? ये सीकर में, ध्यान रखना। और खो पर्वत है जो अपने पास है, कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में, इतना याद रखोगे। और बेराट कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। और इनसे संबंधित यानी 5-6 बातें हैं, याद रखोगे आप। और दूसरी चोटी यानी दूसरी सर्वोच्च चोटी है 920 मीटर। तो ये 920 मीटर ऊंची है। कितनी है? 920 मीटर। 1055 वाली है कौन सी? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ चोटी। ठीक है, और ये सीकर में है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। कंकनवाड़ी का पठार है यहाँ पर अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। इस पठार पर भानगढ़ या कांकनवाड़ी दुर्ग स्थित है। भानगढ़ दुर्ग या फिर कांकनवाड़ी दुर्ग स्थित है इसी पठार के ऊपर, कांकनवाड़ी का पठार। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है प्रश्नों में। उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? और यहाँ पर रूपा रेल नदी है, इसका उद्गम भी है। रूपा रेल नदी है, इसका उद्गम भी है। और ये कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है ये? अलवर में। इतनी बात याद रखोगे। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर, कांकनवाड़ी किला अलवर, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ 1055। दूसरी कौन सी? 920। कौन सी? यानी अपने पास है, यानी ये है अपने खो चोटी। कौन सी है? खो। ये ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखोगे। यानी प्रथम तो बहुत बार पूछ ली 1055 वाली, ठीक है। और उसके बाद में ये उत्तरी अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है खो, ये है 920 मीटर ऊंची। फिर बीजक है, गोल मंदिर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, पांडवों से संबंधित है, बाबरू शिलालेख से संबंधित है, या फिर बाणगंगा से संबंधित है। ये बेराठ में स्थित है, उत्तरी अरावली प्रदेश। आगे चलते हैं, मेरवाड़ा यानी मध्य अरावली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मध्य अरावली की। टोडगढ़ महाराजी ये 934 मीटर ऊंची है, अपने मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी। तारागढ़ नाग पहाड़ियां, यहां पर दो प्रकार की पहाड़ियां हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां और फिर आती है इसी यहाँ पर मेरवाड़ा के बारे में बात करेंगे, और फिर आती है टोडगढ़ राय महाराज जी के बारे में बात करेंगे, फिर नाग पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे, फिर तारागढ़ पहाड़ी की बात करेंगे। तो तारागढ़ पहाड़ी है और टोडगढ़ जो अपने महाराज जी है, ये जो चोटी है ये 934 मीटर ऊंची है, ठीक है। और ये मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है। अपने मध्य भारत की सर्वोच्च नहीं है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। मेरवाड़ा के बारे में बात करें तो मेरवाड़ा यानी अजमेर टोंक जिले से मेर जाति का निवास होने की वजह से, यानी निवास होने की वजह से अपनी जो अजमेर जिले में मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं। कौन से जिले में है? अजमेर जिले में मेरवाड़ा पहाड़ियां, यहाँ पर रह लगा दो, ठीक है। तो यहाँ मेरवाड़ा अजमेर टोंक जिले में मेर जाति की वजह से, किसकी जाति की वजह से? मेर जाति का निवास स्थान होने की वजह से ये क्या अजमेर जिले में मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अजमेर जिले में, कौन से जिले में? अजमेर जिले में, ध्यान रखना। और उसके बाद में आती है टोडगढ़ महाराज जी, ये क्या है? ये 933 मीटर ऊंची है, कहीं 34 है तो कहीं 33 है, ठीक है। तो याद रखना भी, मेरे ये 34 याद है और बाकी ये 33 लिखा हुआ, तो यहाँ पर किसी किताब में 33 भी मिलता है, ठीक है। तो अजमेर में है ये, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, मध्य अरावली की सर्वोच्च। इतनी बात याद रखना, ये बात याद रखना आप कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। नाग पहाड़ी या नाग पहाड़ियां जो है अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में नाग पहाड़ियां। ये अजमेर के चारों ओर सर्पिलाकार
रूप में फैली हुई है, सर्पिलाकार रूप में फैली हुई है। और तारागढ़ की बात करें तो 873 मीटर ऊंची है। कितनी है? 873 मीटर ऊंची है। नाग पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर है। कौन से? ये नाग पहाड़ियां, इसमें सर्वोच्च चोटी है। नाग पहाड़ियों की सर्वोच्च है, न कि मध्य अरावली की। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है टाटगढ़। कौन सी है? टाटगढ़। और अगर नाग पहाड़ियों, ये भी कहां पर है? मध्य अरावली में है, परंतु नाग पहाड़ियां अलग है और मेरवाड़ा की पहाड़ियां अलग है। ऐसे में यानी जो ये सर्वोच्च चोटी आती है वो टोटगढ़ अरावली आती है, टोटगढ़ महाराजी आती है। और नाग पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो तारागढ़ आती है। तारागढ़ 873 मीटर ऊंची है, 873 मीटर ऊंची है। तो इतनी बात आप याद रखोगे नाग पहाड़ियों के बारे में। मध्य भारत की यानी अपने मध्य भारत के मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी के बारे में 933 या 34। और मेरवाड़ा यानी मेर जाति की वजह से अजमेर और टोंक जिला इसमें आता है। आगे चलते हैं, आगे देखो ये महाराजी टाटगढ़, ये कितनी है? 933 मान लो या 34 मान लो। रघुनाथगढ़ 1055 मान लो, ठीक है, 1055। ये है कहां पर? सीकर में। कहां पर है ये? सीकर में। और ये माउंट आबू कितनी है? 1722 मीटर। ये भी मीटर, ये भी मीटर। और ये क्या है? गुरु शिखर की। किसकी है? गुरु शिखर, गुरु, अरे गुरु शिखर। ये कितनी है? यहां से लेकर के यहां तक 550, 550। और यहां से लेकर के यहां तक कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है, ये भी किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, दक्षिणी अरावली की बात करते हैं। किसकी? दक्षिणी अरावली की बात करते हैं। अब अपने बात आ गई सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ये इसमें जिले आते हैं। अरावली की अधिकतम ऊंचाई इस भाग में है, यानी अधिकतम ऊंचाई जो माउंट एवरेस्ट, अपने माउंट एवरेस्ट के बाद में मध्य भारत की अगर बात करें तो सर्वोच्च चोटी ये माउंट आबू वाली यानी गुरु शिखरी मानी जाती है। मध्य भारत की बात करें तो भी यही है। और ये दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है, ये सर्वाधिक सर्वोच्च चोटी है। और ये अरावली की अधिकतम ऊंचाई इसी भाग में मिलती है अपने को। और सिरोही जिले में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई इसी क्षेत्र में या इसी दक्षिणी अरावली में मिलती है। सर्वाधिक विस्तार इसका कहां पर है? उदयपुर में। यानी दक्षिणी अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहां पर है? उदयपुर में देखने को मिलता है। ये देखो, ये उदयपुर क्षेत्र है, ये यहां से लेकर के ये उदयपुर है। तो ये देखो इतना यहां से ये फैला हुआ है और यहां पर ये सिरोही आता है। तो सर्वाधिक विस्तार, इतना विस्तार जो है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है। उदयपुर में सर्वाधिक यानी अरावली की जो पहाड़ियां अपने को यहीं से मिलेगी। फिर बात करते हैं अपने सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। आबू खंड के रूप में बांटेंगे इसको, एक मेवाड़ अरावली के रूप में बांटेंगे। आबू खंड में बात करें तो उड़िया का पठार आता है। क्या आता है यहाँ पर? उड़िया पठार। कौन सा पठार? उड़िया पठार देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुरु शिखर मिलेगा अपने को देखने को। ये भाकर मिलेगा। यहाँ पर भाकर क्या होती है? पहाड़ियां होती है जो खड़ी, बिल्कुल खड़े ढाल वाली पहाड़ियां होती है। बेथोलित पठार जो है यहाँ पर मिलेगा। और पठार यानी कौन कौन से मिलेंगे पठार अपने को? भोराट का पठार, और यहाँ बोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, और ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार। फिर पहाड़ियां अपने को कहां पर देखने को मिलेगी? देसरों की पहाड़ियां मिलेगी, गिरवा की पहाड़ियां मिलेगी, और अपने पास है मानगढ़ की पहाड़ियां और कुकरा की पहाड़ियां अपने को देखने को मिलेगी। चलो अपने चलते हैं, उसके बाद अपने हाँ इसके बाद अपने बात करते हैं, यानी ये हो गया और ये भी हो गया। उसके बाद अपने बेथोलित के बारे में बात करते हैं। किसका? बेथोलित, यानी जो ऊपर उठा हुआ भाग है ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी क्रिया निर्मित होकर के आंतरिक गुबंदाकार स्थल, यानी आंतरिक गुबंदाकार स्थल क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? बेथोलित कहलाता है। इसका उदाहरण अपने आबूखंड पर्वत है, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, बेथोलित किसे कहते हैं? जैसे ये मान लो स्थल है और ये स्थल है, इसमें अपने ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जब ये ज्वालामुखी का उद्गार होगा, बाहर निकल जाएगा, इसका जो उद्गार यानी लावा जो है मेग्मा के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी के रूप में बाहर ये जम जाएगा। ठीक है,
और कई बार कंडीशन ऐसे होती है कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है और ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर अपने को यानी ज्वालामुखी का उद्गार है वो होते होते रह जाता है और इसको दबाव देते देते ऊपर वाला जो है ये ऊपर वाली परत को तोड़ नहीं पाता है और ऐसे में इस भूमि को उठा देता है, ऊपर उठा देता है। ऐसे उठा देने से क्या हो जाएगा, ये भूमि अपने को उठी हुई नजर आएगी, ऐसे भूमि अपने को उठी हुई नजर आएगी। तो उठी हुई नजर आएगी तो ऐसे में कोई पठार बन जाता है और कोई क्या बन जाता है, ऐसे में कोई पठार या फिर कोई पहाड़ी ऐसे बन जाती है। तो ऐसे गुबंदाकार जो पर्वत बन जाता है इसे अपने क्या बोलेंगे, इसे अपने क्या बोल सकते हैं, आबू, क्या बोल सकते हैं, यानी बेथोलित पठार बोलेंगे। और ये इसका उदाहरण अगर बात करें तो कौन सा है, आबू पर्वत या आबूखंड पर्वत। उड़िया का पठार की बात करते हैं, ये कहीं पर यानी 1362 मीटर है, कितना है, कहीं पर 1360 मीटर भी आता है, कहीं पर ये 1360 मीटर भी आता है और ऐसे में याद रखो 1362 या 60 मीटर। तो उड़िया का पठार ये राजस्थान का सर्वोच्च पठार, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है ये, और ये सिरोही जिले में है। कहां पर है ये, सिरोही जिले में है और ये 1362 मीटर ऊंचाई पर है। बाकर यहाँ की यानी सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं, इसे अपने क्या बोलते हैं, बाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको बाकर बोलते हैं। तो बाकर याद रखो भी, बाकर जो है ना ये अपने पास सिरोही जिले में मिलेगी और तेज ढाल वाली, बिल्कुल यानी ये पहाड़ी है, ऐसे कोई ढाल अगर मंद है तो ये पहाड़ियां, और ऐसे में अगर पहाड़ी ऐसे है और ऐसे खड़ी है तो ऐसे में तेज ढाल वाली पहाड़ियां जो इसे अपने क्या बोलेंगे, इसे अपने भाकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको भाकर बोलेंगे। और ये सर्वाधिक भाकर जो है ना अपने को कहां पर मिलते हैं, ये मिलते हैं जालोर और सिरोही में। सर्वाधिक सिरोही में है, परंतु जालोर में जो मुख्य 3 भाकर है वो अपने को याद रखने हैं। एक तो है इसराना भाकर, कौन सा है, इसराना भाकर, एक है रोजा भाकर, एक अपने पास है जालोरा भाकर। कौन सा है, जालोरा भाकर, ये जालोर में है। ये कहां पर है, ये जालोर में है, तीनों के तीनों। गुरु शिखर की बात करें, संतों का शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर और उत्तरी दक्षिणी भारत में के मध्य में सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी और दक्षिणी भारत की मध्य में अगर बात करें तो सर्वोच्च चोटी काउंट होती है, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी के रूप में काउंट होती है। और दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली होने के कारण, यहाँ पर ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इसका नाम गुरु नाम पड़ा या गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको यानी संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या बोला है, संतों का शिखर बोला है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखोगे। क्या रखोगे, यानी दक्षिणी अरावली में कौन सी, यानी उदयपुर, सिरोही उदयपुर राजसमंद में है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई इसी क्षेत्र में, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका अधिकतम विस्तार उदयपुर जिले में है और 2 भागों में बांटेंगे तो अपने आबू खंड और मेवाड़ अपने खंड में। और आबू खंड में ये 4 प्रकार की चीजें पढ़ेंगे, उड़िया का पठार और गुरु शिखर और बाकर और बेथोलित। बाकर सर्वाधिक कहाँ पर है, सिरोही में, और रोजा बाकर, इसराना बाकर और जारोला बाकर ये है जालोर में। बेथोलित पठार जो यानी भूमि के अंदर ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, परंतु ये बाहर नहीं निकल पाता ज्वालामुखी का लावा, तो ये अपने आप में क्या बना देते हैं, ये पहाड़ या कोई पहाड़ी या ऐसे उठा हुआ क्षेत्र बना देता है, इसे अपने बेथोलित पठार बोलते हैं। ये आबू पर्वत इसका एकमात्र उदाहरण है यहाँ पर। फिर बात करते हैं पठार की, बोराट का पठार, भोमट का पठार, लसाड़िया, उपरमाल, मेसा, ये अपने आगे चलते हैं। इसमें आगे देसरो क्या चीज है, देसरो के बारे में अपने बात करते हैं। तो देसरो क्या चीज है, देसरो ना उदयपुर जिले में रागा और जरगा की पहाड़ियां, इन दोनों के मध्य में स्थित यानी हरा भरा क्षेत्र है। क्या है, हरा भरा क्षेत्र है, इसे अपने क्या बोलेंगे, देसरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, देसरो। कहां पर है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, 2 पहाड़ियों के मध्य है। कौन सी पहाड़ियों में, रागा और जरगा के मध्य, रागा और जरगा के मध्य में जो ये हरा भरा क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, देसरो। और गिरवा की पहाड़ियां यानी उदयपुर के चारों ओर स्थित पहाड़ियां जो श्रृंखला है वो क्या कहलाती है, गिरवा की पहाड़ियां। इसमें एक सज्जनगढ़ पहाड़ी है, वो सर्वोच्च चोटी है, इसकी 934 मीटर है। कितनी है, 934 मीटर है। ये सज्जनगढ़ पहाड़ी या सज्जनगढ़ पर्वत है, ये पड़ता है गिरवा की पहाड़ियों में। कौन सी में, गिरवा की पहाड़ियों में पड़ता है। फिर बात आती है इसी क्षेत्र में यानी मानगढ़ बांसवाड़ा में एक स्थान है, यानी मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 913 में हुआ था, मानगढ़ कांड हुआ था जिसे बोलते हैं मानगढ़ कांड। फिर बोलते हैं अपने भोमट का पठार, ये उदयपुर डूंगरपुर के मध्य में, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य में भोमट का पठार। और बोराट का पठार ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य में, यानी कुंभलगढ़ गोगुंदा उदयपुर में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, इन दोनों के मध्य में बात करें तो बोराट का पठार। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ किला बसा हुआ है, ध्यान रखना भाई, मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ना ये बसा हुआ है। और बेथोलित का अपरदित है, ये
टोपी नुमा पठार है। अगर मान लो यानी बेथोलित पठार है ऐसे, ठीक है, और ऐसे में क्या हो जाता है, ऊपर ऊपर से ये क्या हो जाता है, यानी हट जाने से ये ऊपर ऊपर से क्या हो जाता है, इसका यानी रीजन है ये क्या हो जाता है, अवशिष्ट या थोड़े से रूप में रह जाता है ये। तो ये ऊपर से हट जाने के बाद में ये क्या हो जाएगा, बेथोलित अपरदित हो जाएगा। अपरदित होने के बाद में ये जो पठार नजर आएगा अपने को, ये मेसा का पठार है, बेथोलित के रूप में, बेथोलित अपर्दन है ये। और ये बेथोलित जो मेसा का पठार, ये चित्तौड़गढ़ इसके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके ऊपर है। और लसाड़िया का पठार के बारे में बात करें तो ये जयसमंद झील, कौन सी, जयसमंद झील से दक्षिणी पूर्वी स्थित, दक्षिण पूर्व स्थित ये राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। कौन सा है, राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है ये। और मेव जाति का निवास होने की वजह से इस क्षेत्र को अपने क्या बोलते हैं, मेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेवल क्षेत्र बोला जाता है। लसाड़िया का पठार वाला, ठीक है, लसाड़िया का पठार वाला क्षेत्र जो है मेवल क्षेत्र के रूप में भी बोला जाता है। मानगढ़ पढ़ लिया, भोमट का पढ़ लिया, भोमट कौन सा है, उदयपुर डूंगरपुर के मध्य में, बोराट यानी गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य, बेथोलित या अपने मेसा का पठार जो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला, ठीक है। और लसाड़िया का पठार ये जयसमंद झील यानी कहां पर है, उदयपुर यानी जयसमंद झील से दक्षिणी पूर्वी स्थिति में राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। ये मेव जाति के निवास के स्थान के लिए जाना जाता है। और ये ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक, भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा, और चित्तौड़गढ़ यानी भैंसरोडगढ़ है ये चित्तौड़गढ़ में। तो ऐसे में ये सबसे ऊंचा पठार है, यानी ये क्या है, ऊपरमाल का पठार, ये यानी जमीन से युक्त, जमीन उपजाऊ जमीन युक्त ये ऊंचा पठार है। बिजोलिया किसान आंदोलन यानी भारत का सबसे लंबा आंदोलन चला था, वो कहां चला था, ऊपरमाल के पठार से चला था, या ऊपरमाल का पठार इस किसान आंदोलन के कारण ही क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखो भी, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य में कौन सा, ऊपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार, बोराट का, भोमट का, मानगढ़ और गिरवा और देशर। इतनी बात आप याद रखोगे। तो गुरु शिखर यानी अरावली की जो प्रमुख चोटियां, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुरु शिखर की सर्वोच्च चोटियों के बारे में बात कर लेते हैं। बस आज अपने इतना ही करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो इन चोटियों के बारे में 10 प्रमुख चोटी है, ये थोड़ा सा आप याद कर लो। ये चोटी जो है थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा और याद रखने की कोशिश करना। ये चोटी आपको पहले, सबसे पहले तो आपको ये क्या करना है, इन चोटियों के बारे में आपको यानी ये एक ट्रिक लिखनी है। क्या लिखनी है, गुरु से दिल लगा गुरु से दिल लगा चला आबू। गुरु से दिल लगा चला आबू कुमारा ऋषि कमल। गुरु से दिल लगा, इतना वाक्य एक बना लो। उसके बाद में इतना वाक्य अलग बना लो, ये चला आबू कुमारा ऋषि कमल। 3 ये हो गया, 3 2 5, 5 और देखो ये अक्षर अपने मिलान कर लेंगे, ठीक है। टोटल कितनी है, 10। अब अपने को देखो, गुरु, गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, लगा गा आ रहा है ना, तो इसमें जरगा क्या आ रहा है, जरगा चोटी। और चला, चला का मतलब अचल, अचलगढ़, कौन सा गढ़, अचलगढ़। आबू, आबू चला, इसका मतलब आबू। और कुंवारा का मतलब, कुंवारा का मतलब कुंभलगढ़। रा का मतलब रघुनाथगढ़। और ऋषि का मतलब ऋषिकेश। और कमल का मतलब कमलनाथ। इतनी आप याद रखोगे। ये ट्रिक छोटी सी मैंने ऐसी बना ली, और ये 10 की 10 चोटियां जो है ऐसे अपने इसमें नजर आ रही है।
और ये सारी एक वाक्य में याद कर सकते हैं। एक वाक्य में याद करें तो इसको लिखो यहां पर, एक बार इसको लिख दो कैसे? गुरु से दिल लगा, गुरु से दिल लगा, चला अबू। गुरु से दिल लगा के यानी दिल लगा और चला अबू। कहां पर चला? अबू चला। और कौन चला? कुंवारा। ये कर्म याद रखना, कुंवारा ऋषि कमल, कुंवारा ऋषि कमल। ऐसे ये कमल ऋषि आगे पीछे नहीं करना है इनको, क्योंकि इनके साथ में आगे जो इनकी ऊंचाई है वो भी रिलेट की हुई है, ध्यान रखना भी आप। ठीक है, ऊंचाइयां भी क्या है इसके रिलेट की हुई। गुरु से दिल लगा और चला अबू, कुंवारा ऋषि कमल। ठीक है, अब अपने को क्या याद करना है? यानी इनके साथ में, यानी इन चोटियों की जो ऊंचाई है वो अपने को रिलेट करनी है। पहली अपने याद रखो 1722, दूसरी अपने याद रखो 1597, तीसरी अपने को याद रखो 1441। 14 को उलट पलट कर दो, ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या कर दो 1431, 10 घटा दो इसमें से, बस ये 4 आंकड़े एक साथ याद रखो। ठीक है, उसके बाद याद रखो आप है, यानी कहीं 41 है कहीं 42 भी है। उसके बाद याद रखो आप 1380। उसके बाद याद रखो आप 1295। ठीक है, उसके बाद याद रखो आप 12 दूनी 24। ठीक है, उसके बाद याद रखो ये 3 आंकड़े याद रखो आप एक साथ 1224 वाले। ठीक है, 1380 अचलगढ़ है, 1295 कौन सी है? अचलगढ़ से आबू आएगा, और उसके बाद में आबू के बाद में क्या आएगा? कुंवारा यानी कुंभलगढ़ आएगा 1224 में। इसमें आएगा 1224 में। फिर तीसरी जो सीरीज याद रखनी है वो है 1000 वाली, 1055 याद रखो। उसके बाद में 1017 और 1001। देखो ये तीनों चीज एक साथ में याद करो आप, तो याद करोगे तो ये याद हो जाएगी। उसके बाद में देखो आप, यानी सारे के सारे दोबारा ये इतने याद हो जाने चाहिए। उसके बाद में सारे दोबारा लिख दो, लिखो सारे के सारे क्या लिखो? दोबारा लिखो। पहले ट्रिक लिखेंगे अपने, ठीक है, पहले ट्रिक लिखेंगे। तो ट्रिक क्या है? यानी गुरु से दिल लगा, चला अबू, कौन? कुंवारा कुंवारा ऋषि कमल। ये चीजें याद रखो। उसके बाद में गुरु से क्या हो गया? गुरु शिखर। से क्या हो गया? शेर। दिल से क्या हो गया? दिलवाड़ा। लगा से यानी जरगा से क्या हो गया? जरगा से अपने लगा से गा से जरगा। चला से अचल, अचलगढ़। आबू से आबू पर्वत यानी आबू पर्वत। कुंवारा से कुंभलगढ़। ठीक है, और रा से क्या हो जाएगा? रा से अपने पास रघुनाथगढ़। ऋषि से ऋषिकेश। ठीक है, उसके बाद में यानी कमल से क्या हो जाएगा? कमलनाथ। क्या हो जाएगा? कमलनाथ। अब अपने को क्या करनी है? इनकी चोटियों को याद करना है। ठीक है, तो चोटियों को याद करना है, यानी कितनी ऊंचाई पर है। पहले अपने बात की थी किसकी? 1722 की। देखो गुरु से, यानी ये क्रम याद रहेगा तो चोटियां अपने आप ही मिक्स हो, यानी मिलान हो जाएगा इसका। 1597, फिर 1441, 1431, इतनी 4 याद रखो। उसके बाद याद कर लो आप 1380, फिर 1295, उसके बाद में 12 दूनी 24, और उसके बाद में ये 3 याद रखो। ठीक है, और उसके बाद अपने 1055, 1017, 1001, ये मुख्यतः 3 चोटियां ये होगी। टॉप 10 चोटियां ना, इनको याद कर लो आप, और इनमें से प्रश्न पक्का आएगा और याद रहेगा तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब अपने चलते हैं, ये चोटी है कहां पर। ठीक है, इतनी बात आपको याद आ गई होगी। ठीक है,
और ये वीडियो के साथ साथ में देख करके आप लिख लेना, ठीक है ना, कौन कौन सी ट्रिक कैसे बनाई हुई है। तो ये देखो गुरु शिखर, ये आपको पता ही है सिरोही में है। कहाँ पर है ये? सिरोही में है। आगे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये देखो सिरोही में लिखा हुआ है। शेर कहाँ पर है? यानी ये भी कहाँ पर है? सिरोही में है, ठीक है। और दिलवाड़ा कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? सिरोही में है। और जरगा कहाँ पर है? यानी उदयपुर में है। ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। और अचलगढ़ कहाँ पर है? ये भी सिरोही में है। ये अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। आबू, ये भी सिरोही में। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में। और ऋषिकेश कहाँ पर है? सिरोही में। और कमलनाथ कहाँ पर है? उदयपुर में। कमलनाथ उदयपुर में। तो इतनी याद रखोगे सारी चोटियां, 10 की 10 चोटियां याद होनी चाहिए आपके। और रघुनाथगढ़ उत्तरी राजस्थान की या उत्तरी जो अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद में 2 नंबर पे आती है खो। कौन सी आती है? खो। और ये है कहाँ पर? ये है अपने पास, यानी कितनी है? 934 है। कितनी है? 933 या 34 है, ठीक है। और ये अपने पास है जयपुर में। कहाँ पर है ये? जयपुर में। और ये उत्तरी अरावली की दूसरी चोटी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी आपको ये चोटियों की ऊंचाई वगैरह याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ याद होगी। और बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र है या बची हुई क्लास है वो बाद में नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो आज आपने जो जो लिखा है, इसमें जो जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट करना, लिख करके देखना, याद हो जाएंगे, पक्के याद हो जाएंगे, भूलोगे नहीं कभी भी। और कोई दिक्कत आई तो दोबारा देख लेना। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, और उसके बाद में इसका आंसर भी अपने दे देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।